इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर कंचन शुक्ला जी। सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी लगातार बजी जा रही थी। घंटी की आवाज सुनकर मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने पति मनोज से कहा, मनोज जाकर देखो, काम वाली रेखा आई होगी। तुम्हारी माँ से इतना भी नहीं होता कि दरवाजा ही खोल दें, वह पूजा कर रही होंगी। एक रविवार ही मिलता है आराम से सोने के लिए। कितनी बार उनसे कहा है कि जब रेखा आ जाया करे तो पूजा पर बैठा करो, लेकिन नहीं, वह तो अपने समय पर ही पूजा करेंगी। अब जाओ भी, जाकर दरवाजा खोलो, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो। मनोज ने गुस्से में मोना को देखा। वह कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह वह लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उठकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर रेखा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, साहब, माँ जी घर पर नहीं है क्या? आज इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। माँ जी तो एक बार घंटी बजाते ही दरवाजा खोल देती हैं। आज क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक तो है? मनोज ने झल्लाकर कहा, तुम्हें माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। रेखा ने मुंह बनाकर मनोज को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। मनोज फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। मोना अभी भी सो रही थी। बच्चे भी रविवार होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद रेखा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेम साहब, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिए, नहीं तो कोई घर में घुस आएगा। इतना कहकर रेखा चली गई। उसे दूसरे घरों में भी काम करने जाना था। रेखा की बात सुनकर मनोज और मोना दोनों ही हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ही गुस्से में झल्लाकर एक साथ बोले, क्या माँ घर में नहीं है? कहाँ चली गई? दोनों कमरे से बाहर आए। रेखा की बात सुनकर बच्चे भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सबने पूरा घर देख लिया, माँ कहीं नहीं थी। मुझे लगता है कि आपकी माँ मंदिर चली गई हैं, घर का काम ना करना पड़े। इसका सबसे अच्छा बहाना यही है, मंदिर चली जाएं। मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मोना, माँ आज तक कभी मंदिर नहीं गई सुबह सुबह। अगर उन्हें जाना होता है तो वो शाम को जाती है। मैं सब जानती हूँ, आज वह सुबह मंदिर क्यों गई है। उन्हें पता है आज मेरी किट्टी है। मैंने उनसे कहा था कि आज मैं जल्दी ही घर से निकल जाऊंगी, पहले पार्लर जाऊंगी, वहीं से किट्टी के लिए चली जाऊंगी। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उन्हें लगा होगा कि उन्हें घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर चली गई। आने दो उस बुढ़िया को, दिमाग ठिकाने न लगाया तो मेरा नाम मोना नहीं। मोना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जब माँ आएंगी तब उनका दिमाग ठिकाने लगाना। अभी तुम पहले चाय बना कर लाओ। हर दिन उठते ही माँ सबसे पहले चाय का प्याला देती थी, मनोज ने गंभीर लहजे से कहा। मोना ने पलटकर जवाब दिया, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। मम्मी, हमें भूख लगी है, नाश्ता बना दो। आज कुछ अच्छा सा बनाना, दादी बहुत अच्छा पनीर का पराठा बनाती है, आप नाश्ते में पनीर का पराठा बना दो। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, अभी दादी आती होगी, आकर वही नाश्ता बनाएगी। मुझसे नाश्ता वास्ता नहीं बनाया जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने पापा से कहकर बाहर से मंगवा लो, मेरे लिए भी मंगवा देना। इतना कहकर मोना नहाने चली गई। मनोज और बच्चों ने थोड़ी देर दादी का इंतजार किया। जब उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से नाश्ता आ गया। तब तक मोना भी नहाकर तैयार हो गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी मनोज के बेटे ने कहा, पापा, दादी अभी तक नहीं आई, इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती। दादी कहाँ रह गई? कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अगर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। उन्हें क्या जरूरत थी मंदिर जाने की? मोना ने गुस्से में कहा। मनोज ने झल्लाकर कहा, मोना तुम चुप रहोगी? राहुल ने एक संभावना व्यक्त की है।
1 घंटा और बीत गया। अभी तक मनोज की माँ सावित्री जी मंदिर से नहीं आई थी। सब परेशान हो गए। तभी मनोज की लड़की गुड़िया घबराई हुई आई। उसने अपने पापा से कहा, पापा यह देखो, दादी के कमरे से एक लेटर मिला है। दादी घर छोड़कर चली गई हैं। उनका सामान भी कमरे में नहीं है। क्या? मनोज ने घबरा कर कहा और गुड़िया के हाथों से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मनोज बेटा, गांव से मैं यहाँ तुम्हारे पास इस घर को और तुम लोगों को अपना समझकर आई थी, पर तुम लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम लोगों की गुलाम हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने बच्चों की आया और खाना बनाने वाली समझ लिया। पूरा दिन मैं घर में रहकर घर की देखभाल करती रही। उसके बाद भी तुम दोनों पति पत्नी बात बात पर मुझे गंवार कहकर अपमानित करते रहे। फिर भी मैं चुपचाप रही कि शायद मुझ में ही कमी है। पर कल जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ, बहन और सहेलियों के सामने मुझे अनपढ़ गंवार बुढ़िया कहा तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जितना काम मैं तुम्हारे घर में करती हूँ उतना किसी और घर में करूँगी तो मुझे पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारे महल को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। तुमने धोखे से गांव की जमीन बेचकर पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा कर दिया। ईश्वर उसका न्याय करेगा। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम दोनों के साथ वैसा करेगी जैसा तुमने हमारे साथ किया है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ध्यान न रख सकूं। तुम लोग सदा खुश रहो यही कहूँगी, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। तुम्हारी माँ का खत पढ़कर मनोज स्तंभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। यह उसने क्या कर दिया? वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ का अपमान करता रहा। अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपनी माँ के आंसुओं को नहीं देख सका। मोना भी अपनी सास का लेटर सुनकर घबरा गई। अब कैसे होगा घर का सारा काम? उसे करना होगा। उसकी किट्टी पार्टी शॉपिंग का क्या होगा? अगर वह दिन भर घर के कामों में लगी रहेगी तो अपने लिए कब समय निकालेगी? उसने अपने मनोभावों को दबाते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, देखा तुमने अपनी माँ की करतूत। समाज में हमारी इज्जत उछालने के लिए उन्होंने क्या किया? इस बुढ़िया को इतनी भी अकल नहीं है कि घर की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अच्छा, मेरी माँ को घर की इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम्हारी बुढ़िया माँ को अपने घर की इज्जत की कितनी परवाह है? दामाद के पैसे पर अपने शौक पूरा करती है और दामाद की माँ का अपमान करती है। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के लिए अपशब्द का प्रयोग किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद मैं एक पैसा तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अय्याशियाँ करनी है तो खुद पैसा कमाओ। आज के बाद अगर इस घर में तुम्हारी माँ बहन आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मनोज का गुस्सा देखकर मोना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह समझ गई उसके गुनाहों का घड़ा भर गया है। अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी सास को ढूंढकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी मोना का फोन बज उठा। फोन उसकी माँ का था। मनोज ने मोना से फोन लिया और ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया। उधर से मोना की माँ की आवाज आई, मोना तुम जल्दी पार्लर आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच गए हैं। आज मैं भी अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी, पेमेंट तुम कर देना। अपनी सास की बात सुनकर मनोज ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, सासू माँ, मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, आपके इन बेफजूल के शौक के लिए नहीं। आज के बाद यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेटी ने आप लोगों से कोई भी संबंध रखा
तो मैं उसे हमेशा के लिए वहीं भेज दूंगा। यह कोरी धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ मिल जाए, वरना मैं आप और आपकी बेटी का क्या हाल करूंगा यह आप सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर मनोज ने फोन काट दिया। मनोज की बात सुनकर मोना और उसकी माँ दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनोज की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को कहाँ ढूंढे। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त की पत्नी का था। हेलो भाभी, उधर से आवाज आई। भाई साहब, क्या आप अपनी माँ से नौकरी करवा रहे हैं? नहीं भाभी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मनोज ने जल्दी से पूछा। भाई साहब, आज ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए मैं वर्मा आंटी के क्रैच में बच्चों को छोड़ने गई, तो वहाँ मैंने चाची जी को देखा। जब मैंने वर्मा आंटी से पूछा चाची जी यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अब वह यहीं काम करेंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। आप इतना अच्छा कमाते हैं तो आपकी माँ को नौकरी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या मोना चाची जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? कैसा जमाना आ गया है, जिसके माता पिता हैं वह लोग उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, और जिनके पास नहीं है वह माता पिता के लिए तरसते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी सास होती तो मुझे बच्चों को क्रेच में नहीं छोड़ना पड़ता। मैं फोन रखती हूँ। मुझे चाची जी को वहाँ देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने कह दिया, वरना आपका घरेलू मामला है, आप जाने। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अपने दोस्त की पत्नी की बात सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का पता चल गया। मनोज ने बच्चों से कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, दादी का पता चल गया है। पापा दादी कहाँ है? दोनों बच्चों ने खुश होकर एक साथ पूछा। वर्मा आंटी के क्रैच में, मनोज ने गंभीर लहजे से जवाब दिया। मनोज बच्चों को लेकर जाने लगा, तभी मोना ने कहा, मनोज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी माँ जी से माफी मांगनी है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गया। मोना भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कॉलोनी की शुरुआत में ही वर्मा आंटी का घर था। थोड़ी देर में ही मनोज वहां पहुंच गया। मनोज को अपने सामने देखकर भी सावित्री जी ने अनदेखा कर दिया। मनोज ने आगे बढ़कर विनती करते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। नहीं मनोज, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ दिन रात मुझे अपमानित किया जाता है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई जाती है। उस घर में मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम और तुम्हारी पत्नी मेरा अपमान करते रहो। तुम्हारी पत्नी मुझे अपशब्द कहेगी, तुम्हारी सास मुझे गवार कहेगी, उसके बाद तुम आकर मुझसे माफी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुमने कैसे सोच लिया? मेरा भी स्वाभिमान है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी पत्नी की तरह किसी का अपमान नहीं करती। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। यहीं वर्मा भाभी जी के साथ क्रैच में काम करूंगी और स्वाभिमान से सर उठाकर रहूंगी। अब मुझे तुम्हारे उस महल में रहकर अपमानित होने का शौक नहीं है, सावित्री जी ने कठोर शब्दों में कहा। फिर मोना ने विनती करते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपका अपमान नहीं करूंगी, घर चलिए प्लीज। नहीं बहू, अब यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में नौकरानी का काम नहीं करूंगी। घर के काम के लिए कोई दूसरी नौकरानी रख लो। मैंने बेगार करना छोड़ दिया है, सावित्री जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी सास के कठोर शब्दों को सुनकर मोना कांप गई। वह बहुत डरी हुई थी। वह जानती थी अगर उसकी सास घर नहीं आई तो उनके पति उसको माफ नहीं करेंगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बहू इस समय मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अपने अपमान के घाव मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। इतना कहकर सावित्री जी वहां से हट गई। मनोज और मोना का सर शर्म से झुक गया था। बाहर निकलकर मनोज ने मोना से सिर्फ इतना कहा,
जब तक मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अब माँ की माफी पाने के लिए तुम क्या करती हो यह तुम जानो। मनोज, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना बहुत जल्दी माँ हमारे साथ हमारे घर में होगी। मोना के स्वर में निराशा नहीं आशा का समावेश था। वर्मा आंटी के घर से निकलकर मनोज ने गुस्से में अपनी पत्नी मोना को देखा और तेज आवाज में बोला, मोना, तुम मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। जब तक माँ तुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। पापा, दादी का अपमान तो आप भी करते थे। जब मम्मी दादी को बुढ़िया गंवार कहती थी तो आप भी मम्मी का साथ देते थे। मेरी टीचर कहती है कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। आपको भी दादी से माफी मांगनी चाहिए। मनोज के बेटे ने धीरे से कहा। अपने बेटे की बात सुनकर मनोज का सर में से झुक गया। फिर उसने उदास स्वर में जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, गलती तो मेरी है। जब बेटा होकर मैं उनका अपमान करता रहा तो तुम्हारी मम्मी ने भी वैसा ही किया। अगर मैंने तुम्हारी मम्मी को बढ़ावा ना दिया होता तो आज मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। इतना कहकर मनोज तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। उसने घर का दरवाजा खोला और सीधे अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना और मोना का सामान निकालने लगा। तब तक मोना और बच्चे भी वहां आ गए। मोना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मनोज से कुछ पूछे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मोना ने अपनी बेटी को इशारा किया कि वह मनोज से पूछे कि वह अलमारी से सामान क्यों निकाल रहा है। पापा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मनोज की बेटी ने पूछा। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मनोज ने सामान निकालते हुए जवाब दिया। फिर आप अलमारी से अपना सामान क्यों निकाल रहे हैं? मनोज की बेटी ने पूछा। बेटा, आज से यह कमरा दादी का है। यहाँ दादी रहेगी और हम दादी के कमरे में रहेंगे। इस कमरे में अटैच बाथरूम है, जबकि जिसमें दादी रहती थी उस कमरे में बाथरूम नहीं है। तुम्हारी दादी को रात में कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम जाना पड़ता था। मैंने कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं समझा, उसे नजरअंदाज किया। दादी की आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है। उन्होंने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मी की बातों में आकर उनका ऑपरेशन भी नहीं करवाया, जबकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नानी और मौसी पर मेरी कमाई के पैसे लुटाती रही और मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना उनको फिजूल खर्ची लगता था। गलती तुम्हारी माँ की नहीं, मेरी है। मैं ही अपनी माँ की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहा था और अपने ससुराल वालों पर खुले हाथों खर्च करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारी मम्मी और नानी की अय्यासियों के लिए मेरा पैसा नहीं है। अब घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी, मनोज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। पापा, दादी तो यहाँ नहीं है, फिर वह इस कमरे में कैसे रहेंगी? बेटा ने पूछा। जब दादी आएंगी तब वह इसी कमरे में रहेंगी, इसलिए मैं पहले से ही उनका कमरा उनके रहने लायक बना रहा हूँ, मनोज ने बेटे को समझाते हुए कहा। मनोज बेटा, अगर तुमने पहले ही अपनी माँ का इतना ध्यान रखा होता तो उन्हें इस बुढ़ापे में घर छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं होती। तभी वहीं पड़ोस में रहने वाली पाठक आंटी ने आते हुए कहा, आंटी जी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं माँ को मनाकर घर लेकर आऊँगा, मनोज ने दुखी मन से कहा। बेटा, क्या सावित्री बहन वापस आएंगी? मोना ने उनको बहुत परेशान किया है। एक बार तो सावित्री जी के द्वारा
खाना में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाने पर तुम्हारी पत्नी ने सावित्री बहन को धक्का दे दिया था। वह जमीन पर गिरने वाली थी, तभी मेरी बहू ने उन्हें संभाल लिया था। वह किसी काम से तुम्हारी पत्नी से मिलने आई थी। उस समय तुम्हारी सास और साली भी यहीं थी। उन्होंने भी तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं कहा, उल्टे सावित्री बहन को अपमानित करने लगी। जब मेरी बहू ने मोना को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी सास का अपमान ना करे, तो मोना ने मेरी बहू को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। उसके बाद से हम लोग तुम्हारे घर नहीं आते थे। आज सावित्री बहन के बारे में सुना तो तुमसे मिलने चली आई। वर्मा आंटी ने मोना की बेहूदगी का एक और खुलासा किया। वर्मा आंटी की बात सुनकर मनोज स्तब्ध रह गया, जबकि मोना ने चिल्लाकर वर्मा आंटी से कहा, आप मेरे पति को भड़काने की कोशिश ना कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। यह मेरे घर का मामला है। आप यहाँ से जाइए। मनोज ने मोना को घूरते हुए गुस्से में कहा। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पाठक आंटी यहाँ से नहीं जाएंगी। तुम मेरे घर से निकल जाओ। झूठ आंटी जी नहीं, तुम बोल रही हो। अगर मैंने अपने पड़ोसियों की बात ही सुन ली होती तो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की असलियत बहुत पहले मेरे सामने आ गई होती। तो आज मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाती। मोना अच्छी तरह समझ गई थी कि उसकी असलियत मनोज के सामने आ गई है। अब चुप रहने में ही उसकी भलाई है, वरना अगर मनोज ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। उनकी भाभी मायके में उसे रहने नहीं देगी। वह कोई नौकरी भी नहीं करती तो कहाँ जाएगी। मोना ने जल्दी से रोने का नाटक करते हुए कहा, मनोज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं माँ जी से माफी मांगकर उन्हें घर लेकर आऊंगी। आपसे वादा करती हूँ। मनोज ने मोना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पाठक आंटी से कहा, आंटी आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या आप बाहर चलेंगी? हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पाठक आंटी ने कहा। मनोज पाठक आंटी के साथ उनके घर चला गया। इधर मोना का दिल बहुत घबरा रहा था कि मनोज पाठक आंटी से क्या बात करने वाला है। वह इतना तो समझ गई थी कि बात उससे ही संबंधित होगी। थोड़ी देर बाद मनोज वापस आया। उसने मोना से चाय बनाने के लिए कहा। मोना चाय बनाकर ले आई। तभी रेखा वहां आ गई। रेखा को देखकर मोना ने उससे कहा, रेखा तुमने अच्छा किया जो आज जल्दी आ गई। अब तुम बर्तन साफ करके खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। भाभी जी मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, आपको यह बताने आई हूँ कि अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। मैं तो बहुत पहले आपके घर का काम छोड़ देती, पर माँ जी की वजह से यहाँ काम कर रही थी। अब जब यहाँ माँ जी ही नहीं है तो मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। आप मेरा हिसाब कर दीजिए, रेखा ने मुंह बनाकर कहा। रेखा की बात सुनकर मोना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर जल्दी से कहा, रेखा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो समय पर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे देती हूँ, छुट्टी के पैसे भी नहीं काटती। आप मुझे हराम का पैसा नहीं देते हो। काम करती हूँ तब पैसा देती हैं। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी, रेखा ने तुनक कर कहा। तुम्हारे कितने पैसे हुए रेखा? मनोज ने गंभीर लहजे से पूछा। रेखा को ऐसा करने के लिए मनोज ने ही कहा था। उसने पाठक आंटी के साथ जाकर रेखा से कहा था कि अगर वह काम छोड़ देगी तो वह उसे काम ना करने के पैसे हर महीने देगा। मनोज अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता था। रेखा को भी मुफ्त में पैसे मिलने वाले थे। वह तैयार हो गई। वैसे भी रेखा सावित्री जी की वजह से उस घर में टिकी थी। मोना का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। आज खुद मनोज उससे काम ना करने के लिए कह रहा था तो रेखा उसकी चाल में शामिल होकर उसकी बात मान गई। साहब 20 दिन इस महीने मैंने काम किया है, रेखा ने बताया। लो मैं तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की है, मनोज ने कहा।
साहब, माँ जी बहुत अच्छी हैं। वह मुझे घर की नौकरानी नहीं, अपनी बेटी समझती थी, इसलिए मैं भी उनका काम कर देती थी। पर साहब, आपने और भाभी जी ने माँ जी के साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर इसकी सजा आप लोगों को देंगे। इतना कहकर रेखा ने पैसे लिए और वहाँ से चली गई। मनोज, अब घर का काम कैसे होगा? रेखा भी चली गई। मोना ने परेशान होकर पूछा। घर का काम अब तुम करोगी, मैं तो घर का काम करूँगा नहीं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हर औरत अपने घर का काम करती है। तुम्हारे मायके में नौकर तो लगे नहीं थे, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी। अब तक तुम यहाँ मेरी माँ की बदौलत मेरे पैसे से यश कर रही थी। अब ना यहाँ माँ है और ना मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम नौकरानी रख सको। आज से घर का हर काम तुम करोगी, बच्चे भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। अब जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। आज के बाद बाहर से खाना नहीं आएगा, मनोज ने कठोर शब्दों में कहा और टीवी खोलकर देखने लगा। मोना समझ गई, अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वह मन ही मन पछता रही थी। अगर उसने अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो उसे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया। अब मोना दिन रात घर के कामों में लगी रहती। बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई, खाना, सभी काम मोना को करना पड़ता। अब वह अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाती थी। किट्टी पार्टी, शॉपिंग सभी बंद हो गया था। मोना इस बीच कई बार अपनी सास के पास भी गई, उनसे माफी मांगी और घर चलने के लिए विनती भी की, पर सावित्री जी ने मोना के साथ घर चलने से इनकार कर दिया। मनोज हर दिन अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता, पर सावित्री जी मनोज को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मनोज शाम को अपनी माँ के पास गया। उस समय वह मिसेज वर्मा के साथ बैठी चाय पी रही थी। मनोज को देखते ही वह उठकर अंदर जाने लगी। मनोज ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, माँ, आपको क्या हो गया है? आप इतनी कठोर तो नहीं थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बहुत गुनाह हुआ है, पर आप तो माँ हैं। माँ तो दया, ममता और करुणा की मूर्ति होती है। फिर आप इतनी कठोर कैसे हो गई? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप घर चलिए। अब उस घर में आपका अपमान नहीं होगा, यह मेरा वादा है। और बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। सावित्री जी ने मनोज को उठाया और अपने पास बैठाते हुए बहुत प्यार से कहा, मनोज, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, पर मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। मुझे यहाँ बच्चों के बीच बहुत अच्छा लगता है। वर्मा भाभी और बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा बीत जाता है। मुझे बच्चों के साथ रहकर खुशी मिलती है। तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि वह गांव में एक स्कूल खोलें। उन्हें भी बच्चों का साथ बहुत पसंद था, लेकिन आज समय उनके चले जाने से उनका वह सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं यहाँ बच्चों के बीच रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा कर रही हूँ। क्रैच भी तो एक स्कूल ही है जहाँ बच्चों को रखकर उनको सिखाया पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी वहाँ मोना आ गई। उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। उसने अपनी सास के पैरों में बैठते हुए कहा, माँ जी, आप अपने घर में बच्चों का क्रैच चलाइए। वर्मा आंटी का घर छोटा है, यहाँ बाहर गार्डन भी नहीं है। बच्चे कमरे में ही कैद रहते हैं। अपना घर बड़ा है, वहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ बच्चे बहुत खुश रहेंगे। आप और वर्मा आंटी वहीं रहिए, हम लोग ऊपर की मंजिल पर रहेंगे। यह घर वर्मा आंटी किराए पर उठा दें, मैं भी आपकी मदद करूँगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए।
अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझे उनका स्वार्थ नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह मेरी माँ थी। कभी कभी अपनी माँ भी स्वार्थी होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ने का काम करती है, जैसा मेरी माँ ने किया। मुझसे गलती हुई, अब मुझे समझ आ गया है। औरत जब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती तो वह लोगों के बहकावे में आकर अपना ही घर नर्क बना देती है। जैसा मैंने किया, मैंने अपनी माँ और सहेलियों के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अब मेरी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हट गया है। आप अपने घर चलिए, आपको लेने आई हूँ। तभी सावित्री के पोता पोती भी वहाँ आ गए और अपनी दादी से लिपट कर बोले, हाँ दादी, आप अपने घर चलिए। हमने आपका कमरा अच्छे से सजा कर रखा है। हमें आपसे कहानी भी सुननी है। आप घर चलिए, मम्मी पापा को माफ कर दीजिए। हम दोनों उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, घर चलिए, जिससे मैं भी आपके घर काम करने आ जाऊं। बिना काम किए बैठकर कब तक तनख्वाह लूंगी। उसी समय वहाँ रेखा ने आते हुए कहा। मोना के साथ सभी ने चौंक कर रेखा को देखा। मोना सब समझ गई। इस बात पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ सावित्री बहन, अब आप बच्चों को माफ कर दो और अपने घर जाओ। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, मिसेज वर्मा ने भावुक होकर कहा। अपने बच्चों और मिसेज वर्मा की बातें सुनकर सावित्री जी भी भावुक हो गई और उन्होंने अपने पोता पोती को गले लगा लिया। दोस्तों, डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।